नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस टॉपिक में इतिहास का मैराथन लेकर आए हैं। जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिनका कुछ भी नहीं तैयार है, वो लोग ज़रूर एक बार देखें। अगर नोट्स चाहिए तो भी बताएं कमेंट में कि हमें नोट्स चाहिए, हम आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आज पूरे इतिहास के बारे में जब बात करेंगे, देख लीजिए इतिहास के बारे में किस किस चीज़ की बात होगी, कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। तो हमें पहले पढ़ना भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश। दूसरे पढ़ना सामंतवादी कालीन भारत, जिसमें राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तीसरे पढ़ना दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। चौथे पे आते हैं तो इस अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का और मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गोरी के आक्रमण और उनका प्रभाव। पांचवें पे आते हैं सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं शुद्धिकरण, दास व गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना, सल्तनत का विघटन, मंगोल आक्रमण व उसका प्रभाव, तैमूर व चंगेज खां, सैयद लोदी वंश। और सल्तनत कालीन उपलब्धियाँ प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज व भक्ति आंदोलन व सूफी संत। तो भूगोल का हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करिएगा, ज़रूरत रहेगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, जैसे हम आप लोगों को अगले वीडियो में भूगोल के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो हम अपना वीडियो को टॉपिक चालू करते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि पहले भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना में मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश पढ़ना है। तो पहले मौर्य काल की बात करते हैं हम लोग। इस वंश का प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के नाम उल्लेखनीय हैं। ये जो मौर्य काल है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, अशोक ही महत्वपूर्ण शासक रहते हैं और सबका नाम भर रहता है। तो पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शक्यों की एक शाखा थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 बीसी में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शाक्यों की एक शाखा थी। और दूसरा पॉइंट है, उसका साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। तो आप लोगों को हर एक मेन पॉइंट ही लिखे हैं, आप लोग ज़रूर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उसका साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। फिर अगला पॉइंट है, 316 बीसी में चंद्रगुप्त संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। हर एक क्वेश्चन बनेगा, पंजाब पर चंद्रगुप्त मौर्य अपना आधिपत्य कब स्थापित किया? तो 316 बीसी में। ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह बनेगा, 316 बीसी में चंद्रगुप्त ने किस जगह अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो पंजाब में। पूछने के टाइटल अलग हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को संपूर्ण क्वेश्चन लगभग इसी से मिलने की उम्मीद रहेगी। अगला प्रश्न है, उत्तर है, मगध राज्य के विजय के बाद चाणक्य ने 321 में चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन पर बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी पे सिंहासन पर बैठते हैं। अगला महाक्षपत्र रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार था। अगर आप लोगों को वीडियो ना दिख रहा हो तो अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब से, तो आप लोगों को जरूर अच्छे से दिखेगा। अगला है, 305 बीसी में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। तो सेल्यूकस ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 305 में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन था? पाटलिपुत्र, तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? इंडिका है।
अगला है प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था जो आमत कहलाता था। मौर्य वंश में प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था, उसे आमत कहते थे। नगरों के न्यायाधीश व्यावहारिक महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश को राजू कहते थे। मौर्य साम्राज्य में न्यायाधीश के व्यवहारिक को महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश को राजू कहलाते थे तथा दीवान अदालत को धर्मस्थ और दीवान अदालत को धर्मस्थ और फौजदारी अदालत को कंटक शोधन कहा जाता था। भूमि कर एकत्रित करने वालों को पदाधिकारी को अग्रम कहलाते थे। तो न्यायाधीशों को महामात्र कहा जाता था और न्यायाधीश जनपदों के न्यायाधीश को राजू कहलाते थे। दीवान अदालत को धर्मस्थ और फौजदारी अदालत को कंटक शोधन कहा जाता था। भूमि कर एकत्रित करने वाले को पदाधिकारी को अग्रम कहते थे। ये सब मौर्य वंश के हैं, आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। गांव एक शासन तथा न्याय ग्रामिक किया करता था। ग्रामिक के ऊपर गोप होता था। नगर का प्रधान प्रबंधक नगराध्यक्ष कहलाता था। अब आते हैं बिंदुसार, जो 298 से 273 बीसी तक शासन पे रहता है। तो मौर्य वंश का दूसरा शासक है बिंदुसार। बिंदुसार इतिहास में अमित्रघात, जिसे शत्रुओं के संहारक के नाम से विख्यात है। बिंदुसार इतिहास में अमित्रघात के नाम से विख्यात होता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं के संहारक। दूसरा पॉइंट है बिंदुसार की मंत्री परिषद सबसे बड़ी थी, जिसमें 500 सदस्य थे। इसके प्रमुख रहते थे उसे खल्लाटक थे। बिंदुसार की मृत्यु लगभग 273 बीसी में हुआ था। बिंदुसार के बाद अब आते हैं अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक तक्षशिला का वायसराय था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक तक्षशिला का वायसराय था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्मघोष की घोषणा की। किस युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म के कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या घोषणा की थी? तो धर्मघोष की। अब ये भी पूछ सकता उल्टा, धर्मघोष की घोषणा कब की थी? कलिंग युद्ध के बाद। और दूसरा अगला पॉइंट आता है चंद्रगुप्त के विषय में जानने का एक मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका है। ये भी पूछ सकता है अर्थशास्त्र कौन लिखा था? अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखा था। इंडिका कौन लिखा था? इंडिका मेगास्थनीज लिखा था। अगला आते हैं मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या 30 थी। मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडलों में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। अगला है अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबक के सिद्धांत का अनुमोदन करता है। तो अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबक के सिद्धांत का अनुमोदन करता है। अगला पॉइंट है मौर्य काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त थे। कौन कौन? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में। मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी न होना था। अगला पॉइंट है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईस्वी में बीसी में युद्ध हुई। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। अब आते हैं राजपूतों का उदय। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच शासक हुआ और घटोत्कच की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना विश्व के महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट ने की। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना विश्व के महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट से की और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता। तो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला पॉइंट है महाकवि हरिश्चंद्र उसके मंत्री दरबारी थे। तो हरिश्चंद्र किसके मंत्री दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के थे। समुद्रगुप्त के ना, सॉरी, गुप्त सम्राट
अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है तथा रामगुप्त छोटा भाई था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी यात्री फयान आया जिसकी वास्तविक नाम कुंग या कुंड था। दो नाम मिलता है अलग अलग किताबों में, कुंग या कुंड। फयान की यात्रा का विवरण फोकियो की नामक पुस्तक में मिलता है। और दशमलव पद्धति का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। अगला पॉइंट है, दशमलव पद्धति का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। अगला पॉइंट है, हुणों ने प्रथम बार आक्रमण कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। अगला पॉइंट है, गुप्त का संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में होता है। गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगला पॉइंट है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना आदिराज महाराज गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट है, गुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में किया था। गुप्त काल के वैज्ञानिक आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे। अगला पॉइंट है, गुप्त काल के साहित्यकार कालिदास, विष्णु शर्मा, अमर सिंह हैं। अगला पॉइंट है, फहायान का अर्थ है, तो फहायान का अर्थ धर्मगुरु अथवा धर्म रक्षक है। अगला पॉइंट है, गुप्त वंश का युग शासक स्कंदगुप्त था। और इसका बाद अगला पॉइंट है, हुण आक्रमणकारी मध्य एशिया के खानाबदेश जंगलियों का समूह था। तो हुण क्या था? हुण आक्रमणकारी मध्य एशिया के खानाबदेश जंगलियों का समूह था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कौन थे? खड़क, क्षणक, धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, बारहमिहिर, वरुचि, शंकु, बेताल भट्ट, हरिसेन। तो कौन थे? खड़क, धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, बारहमिहिर, वरुचि, शंकु, बेताल भट्ट, हरिसेन। अगला पॉइंट है, गुप्त काल का बंदरगाह अच्छा बंदरगाह था। अगला पॉइंट है, बारहमिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ थे। अगला पॉइंट है, गुप्तकालीन चित्रकला के केंद्र मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र था। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। अगला पॉइंट है, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। अब आते हैं हर्षवर्धन। अब आते हैं हर्षवर्धन पे। हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। यह प्रभाकर, वर्धन एवं यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। यह प्रभाकर, वर्धन एवं यशोमती का पुत्र था। अगला पॉइंट है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की जानकारी हर्षचरित तथा वेनसांग के विवरणों से प्राप्त होता है। तो हर्षचरित तथा वेनसांग के विवरणों से प्राप्त होता है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की जानकारी हर्षचरित तथा वेनसांग के विवरणों से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे की रचना की। हर्ष ने कौन कौन सी रचना की? प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली नामक 3 नाटक की रचना की थी। हर्षवर्धन का मृत्यु 648 ईस्वी में होता है। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। तो हर्ष के शासन में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। विद्वान बाणभट्ट, उनके हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन विद्वान थे? बाणभट्ट, दिवाकर, मयूर और मातंग। हर्ष जो था वो साहित्य प्रेमी शासक के नाम से विख्यात था। हर्षवर्धन जो था साहित्य प्रेमी के शासक के नाम से विख्यात था। अगला था पॉइंट है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक पुरुगुप्त था। जो गुप्त वंश का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था? पुरुगुप्त था। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दें। कुछ वीडियो फ़ोटो खींचने में प्रॉब्लम में आए थे जिससे क्लियर नहीं आया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोगों से सुनने से ही मतलब है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब आता है गुर्जर या प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? गुर्जर या प्रतिहार वंश। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। तो प्रतिहार वंश क्यों कहा जाता है? जो गुर्जरों की शाखा में से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश प्रतिहार कहा जाता है।
अगला पॉइंट है प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र ने की, किंतु वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट था। तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र की थी और महत्वपूर्ण और वास्तविक राजा नागभट्ट था। अगला पॉइंट है मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। अब आता पाल राजवंश। इस वंश की स्थापना गोपाल ने की। पाल राजवंश का प्रथम राजा धर्मपाल था। इसके पहले आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आता है चहमान वंश। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इसका कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य की रचना की। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। चंद्रबरदाई कौन था? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का कवि था। जो पृथ्वीराज तृतीय है ये तराइन के द्वितीय 1192 कहीं कहीं 93 दिया है पराजित होता है और इस प्रकार चहमान वंश संता का अंत होता है। अब आता है चंदेल वंश। इस वंश का सर्वप्रथम राजा नन्नुक हुआ। इस वंश की राजधानी खजुराहो थी। इस वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा परमत या परमल थे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आता परमार वंश। कौन सा वंश आता? परमार वंश। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिमान राजा सियक अथवा श्रीहर्ष था। भोज परमार वंश का राजा था। राजधानी धारानगरी। भोज प्रबंध की रचना वल्लाल की है। जो भोज प्रबंध की रचना वो किसकी है? भोज प्रबंध की रचना वल्लाल की है। अब आते हैं गढ़वाल वंश पे। परमार वंश के बाद एक गढ़वाल वंश आता है। तो मदन पाल का पुत्र गोविंद चंद्र ने गढ़वाल का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। जो मदन पाल का पुत्र गोविंद चंद्र गढ़वाल का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। अब अगला पॉइंट इसका है विजय चंद्र का पुत्र जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। तो विजय चंद्र का पुत्र जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। जो भारतीय लोक साहित्य में राजा जयचंद के नाम से विख्यात है। यह चंदावर के युद्ध में पराजित होता है। अब आते हैं चेदी राजवंश, जिसे कलचूरी राजवंश भी कहते हैं। इस वंश का पहला राजा कोकल प्रथम था। इस वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने किया। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध नगर। चंदेल वंश के प्रसिद्ध चेदी राजवंश के प्रसिद्ध नगर कौन से थे? बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। उसके बाद आता है सोलांकी वंश, जिसे गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। गुजरात के चालुक्य शाक्य की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। इस वंश की राजधानी अनिहलवाड़ा में थी। गुजरात की राजधानी कहाँ थी? गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? अनिहलवाड़ा में थी। अब आते हैं नवसंघचारिता के रचयिता कौन थे? पद्मगुप्त थे। और दशरूपक के रचयिता धनंजय थे। तो नवसंघचारिता के रचयिता पद्मगुप्त तथा दशरूपक के रचयिता धनंजय थे। अगला पॉइंट है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। अगला पॉइंट है राजपूत काल में प्रमुख कवि पृथ्वीराज रासो, हलायुध, नैचंद सूरी, पद्मगुप्त थे। राजपूत कालीन शिक्षा का केंद्र काशी और कन्नौज था। अगला पॉइंट राजपूत काल में आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। इस काल में जीविका का मुख्य साधन कृषि था। इसमें धर्म कौन थे? तो ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे लोग। कला शैली क्या थी? नगर, द्रविड़ और वेसर थे। चालुक्य वंश की कला शैली कौन सी थी? नागर, द्रविड़, वेसर थे। इसकी 3 शाखाएं थी कौन सी? कल्याणी के चालुक, वातापी के चालुक, वेंगी के चालुक। वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और वातापी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक जयसिंह था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को कौन पराजित किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। तो दक्षिण के भारत के प्रमुख राजवंश में आते हैं तो चालुक्य वंश।
चालुक्य वंश ने दक्षिण भारत पर कई वर्षों तक शासन किया। चालुक्य की 3 शाखाएं थी, कौन कौन सी थी? कल्याणी के चालुक्य, जो चालुक्य वंश था इसमें थोड़ा दक्षिण भारत के राज्य में वंश भी आते थे। तो कल्याणी के चालुक्य किन्हें कहते हैं? जिन चालुक्यों को वंश की हैदराबाद स्थित कल्याणपुर की राजधानी बनाया उन्हें कल्याणी चालुक्य के नाम से जाना जाता है। तो जो चालुक्य वंशी थे, हैदराबाद स्थित कल्याणपुर की राजधानी बनाया, वे कल्याणी चालुक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। विक्रमादित्य खष्टम भी इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। तो विक्रमादित्य खष्टम इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। दूसरा आते हैं वातापी के चालुक्य। इसकी राजधानी जो थी वातापी थी। जिन जिन चालुक्य वंशों ने वातापी को अपना राजधानी विजयपुर की वातापी को अपना राजधानी बनाया, उन्हें वातापी के चालुक्य कहा जाता है। इस वंश की स्थापना जयसिंह नामक शासक ने किया था। इस वंश के शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। अहोल का विष्णु मंदिर ने वातापी चालुक्यों ने ही बनवाया था। अब आते हैं वेंगी के चालुक्य। जिन चालुक्य वंशों की राजधानी आंध्र प्रदेश के वेंगी में थी, उन्हें वेंगी के चालुक्य कहते थे। इसका संस्थापक विष्णुवर्धन थे और सबसे शक्तिशाली राजा विजयादित्य था। तो सबसे शक्तिशाली राजा विजयादित्य था। अब आते हैं राष्ट्रकूट वंश पे। गोविंद तृतीय इस वंश का संस्थापक एक प्रमुख शासक था। अमोघ वर्ष जो था वो कविराज मार्ग रत्न मालिका लिखा था। और जिनसेन ने पार्श्वाभ्युदय लिखा था। इस वंश का शिक्षा केंद्र कन्हेरी था और एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुवतारा, गोविंद द्वितीय अमोघ वर्ष थे। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पसंद आ रहा, हेल्पफुल लग रहा तो एक लाइक करिएगा। अब आते हैं पल्लव वंश। राजधानी कहाँ थी इसकी? कांची थी और इसका बंदरगाह भी कांची में था। इसके संस्थापक बप्पा देव मत विलास प्रहसन के रचयिता जो थे, एक ही में मत विलास प्रवचन के रचयिता जो थे, ये महेंद्र वर्मन थे। इस वंश के शासक वैष्णव एवं शैव धर्म के अनुयायी थे। पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। अब आते हैं चोल वंश, इस पर ध्यान दीजिएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। इसके शक्तिशाली शासक राजा राज प्रथम था। इसका अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। इस चोल वंश शैव धर्म के अनुयायी थे। इस वंश की निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा नटराज की थी। इसमें जनपद को नाडु और गांव को कुर्रम कहा जाता था। चोल वंश में जनपद को नाडु और गांव को कुर्रम कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने पृथ्वी वल्लभ सत्यासरा की उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने पृथ्वी वल्लभ सत्यासरा की उपाधि धारण की थी। अब आते हैं इस्लाम का उदय। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब हैं। इनका जन्म अरब देश में 7वीं शताब्दी में हुआ था तथा अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इनका जन्म 570 ईस्वी जिसे हिजरी संवत 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ। इन्होंने ही इस्लाम धर्म के प्रचार किया। मोहम्मद की शिक्षा पवित्र कुरान में संकलित है। उन्होंने प्रत्येक मुसलमान को 5 कर्म का सिद्धांत दिया। वो कर्म पहला कलमा था जिसे अल्लाह एक है। दूसरा नमाज था, काबा की ओर मुख करके प्रतिदिन 5 बार अल्लाह की नमाज करना। तीसरा था रोज़ा जिसमें रमज़ान का 1 माह का रोज़ा रखना, जिसे व्रत रखना 1 माह का। चौथा था ज़कात, वर्ष में 1 बार अपनी आय का 40वां हिस्सा गरीबों को दान करना। कहीं कहीं 2.5% जो आप लोगों को दिया रहता है। पाँचवा था हज, जीवन काल में कम से कम 1 बार मक्का का तीर्थ यात्रा करना। अब आते हैं मोहम्मद बिन कासिम, अरब के पहले मुसलमान आक्रमण जिन्होंने भारत के सिंध प्रांत में 712 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। इसके बाद महमूद गजनी आते हैं जो आप लोगों को मैं
एक वीडियो में पूरा कंप्लीट इनके बारे में बताए थे। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महमूद गजनी के बारे में आते हैं, देख लीजिए। महमूद गजनी, जिसे यामनी वंश भी कहा जाता है, ईरान के शासकों की एक शाखा थी। उसके शासक सुबुक्तगिन का बड़ा पुत्र महमूद गजनवी ने 988 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसका भारत आक्रमण का उद्देश्य इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा का स्थापित करना और भारत की अतुल संपत्ति को लूटना था। इसी के तहत 11वीं सदी में उसने भारत पर आक्रमण किया। उसके द्वारा किया गया 1024 में सोमनाथ ये आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था। वह अतुल धन संपदा मौजूद था जो उसके आक्रमण का कारण बना। 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई। तो उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर 1025-26 माना जाता है। कहीं कहीं 1023-24 भी दिया है। अगला आते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के कुछ समय पश्चात मोहम्मद गोरी ने 148 वर्ष बाद 12वीं सदी पर भारत पर आक्रमण किया। भारत पर उसके आक्रमण का उद्देश्य यह अपने राज्य की स्थापना करना। सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज के साथ 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसे गोरी पराजित हुआ। तत्पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हुई। इसके बाद गोरी लाहौर लौट रहा था। शाम की नमाज पढ़ते समय कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण किया और 1206 में हत्या कर दी। अभी तक आप लोग लाइक न किए तो सेशन को जरूर लाइक करें। अब आते हैं सल्तनत कालीन भारत में। इसमें हम आप लोगों को एक दिल्ली सल्तनत करके वीडियो को कंप्लीट पढ़ाए हैं, उससे जाकर देख लेते हैं। इसमें हम थोड़ा बहुत बताए हैं। सल्तनत कालीन भारत जो था 1206 से 1526 तक चलता है, जिसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं। पूरे 320 वर्ष तक चलता है, जिसमें 5 शासक करते हैं। इसका हम ट्रिक भी बताए थे, सन याद करने का भी ट्रिक बताए थे, शासक का भी ट्रिक बताए, ऑल कंप्लीट भी बताएं। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में दिल्ली सल्तनत का वीडियो देख सकते हैं। तो पहले आते हैं गुलाम वंश, जिसे दासों का दास भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास। ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में हुआ। अंतिम शासक जो गुलाम वंश के थे कैकुबाद हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। जो गुलाम वंश के शासक थे कुछ इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद इक्तुद्दीन के बाद फिरोज शाह के बाद रजिया के बाद मौजूद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महसूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद, और इसके बाद गयासुद्दीन बलबन आते हैं। इसी शासक भी पूछा, गयासुद्दीन बलबन कब शासक बनते? तो 1266 ईस्वी में शासक बनते हैं। इसके बाद लास्ट आते हैं कैकुबाद, जो 1287 से 1290 रहते हैं। कहीं कहीं की उम्र से भी दिया रहता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद आता है खिलजी वंश। इसके वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खिलजी थे। आप लोगों से विनम्र निवेदन किया करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद आता है तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। ये नहर को दबाने वाले पहले शासक थे। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने की थी। इसके बाद लोधी वंश आता है। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। वह आयुर्वेद पर फरंग ए सिकंदरी की रचना की। आप लोग इसके लिए दिल्ली सल्तनत के लिए हम पूरा कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। आप लोग वहां जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक ही वीडियो में पूरा दिल्ली सल्तनत ही बताया गया है। अब आते हैं सूफी। तो सूफी किसे कहते हैं? सूफी संप्रदाय जिसे हम मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सूफी किसे कहते थे? अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों वाले
बालों को ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया। जो सूफी थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर में इनकी गहरी आस्था थी। अगर आप लोग चैनल को लाइक न किया तो चैनल को जरूर लाइक करें। हम आप लोगों के लिए यही इसी कारण कर वीडियो बनाते हैं कि आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद आते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति धारा का अर्थ होता है एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। ईश्वर को से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना भक्ति संतों का मूल आधार था। भक्ति वंश के संत जो थे जिसमें रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य नामदेव थे। तो भक्ति वंश के कौन कौन संत थे? रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य नामदेव। इसके बाद आता है बहमनी राज की स्थापना। तो 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज की स्थापना बेटी जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह था जो 1527 में हुआ और बहमनी राज में कुल 14 शासक हुए और 180 वर्ष तक चला। 1470 ईस्वी में एथनीसियस निकितन नामक रूसी यात्री बहमनी राज का भ्रमण करने आया था। तो 1470 में एथनीसियन निकेतन नामक रूसी यात्री बहमनी राज की भ्रमण करने आया था। अब बहमनी राज का पतन के क्या क्या कारण थे? पहला, बहमनी राज को विजयनगर में हिंदू राज के अनवरत युद्ध करना पड़ा। दूसरा कारण था बहमनी सुल्तान अत्यधिक अहिष्णुर था। तीसरा, मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात जो भी सिंहासन पर आरूढ़ हुए वह अत्यंत विलासी स्वभाव के थे। अगला पॉइंट है बहमनी राज का पतन के बाद दक्कन के 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। कौन कौन से राज्य थे? बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। और कुछ प्रमुख सुल्तान भी हुए मोहम्मद शाह, मुजाहिब शाह, महमूद शाह द्वितीय, अहमद शाह, अलाउद्दीन द्वितीय, हुमायूं, निजाम शाह, मोहम्मद शाह तृतीय। जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी और अलाउद्दीन बहमन शाह की स्थापना की थी। तो विजय बहमनी राज की स्थापना कौन की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह और राजधानी गुलबर्गा थी और इसकी वंश के प्रमुख सुल्तान महमूद शाह प्रथम, मुजाहिब शाह, महमूद शाह द्वितीय, अहमद शाह, अलाउद्दीन द्वितीय, हुमायूं, निजाम शाह, महमूद शाह तृतीय। अब आते हैं विजयनगर राज की स्थापना। विजयनगर राज की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। ये दोनों भाई यादव वंशी क्षत्रिय थे। 1336 में दोनों भाइयों ने माधव विद्यारण की सहायता से, ये भी पूछता माधव विद्यारण की सहायता किसकी सहायता से स्थापना की थी? तो माधव विद्यारण की सहायता से तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की स्थापना हुआ। इसके बाद उसके बाद बुक्का शासक बना। कृष्णदेवराय की आंध्र भोज की उपाधि प्राप्त की। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि प्राप्त थी। 1565 में तालीकोटा का युद्ध विजयनगर का विनाश के कारण बना। तो विनाश का कारण क्या बना था? तालीकोट का युद्ध जो 1565 में हुआ था वह विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण बनता है। विजयनगर के कुछ प्रमुख सम्राट थे हरिहर प्रथम, बुक्का, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, नरसिंह, कृष्णदेवराय, सदाशिवराय। इसकी शासन व्यवस्था 6 प्रांतों में बांटा गया था। विजयनगर राज्य को सामंतशाही प्रथा पर आधारित था और ग्राम सबसे छोटा इकाई बहमनी राज का होता था। अब आते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी? 3। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो इंग्लैंड के नागरिक थे। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली पर 1266 ईस्वी में शासक बनता है। अगला पॉइंट है 10वां अवतार मंदिर देवगढ़ में है। अगला पॉइंट है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट है मराठों में स्वतंत्र युद्ध का नेतृत्व ताराबाई ने की थी। अगला पॉइंट है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ? अजमेर में है। अगला पॉइंट है तुगलक काल में प्रथम हिंदू राजा का निर्माण हुआ जिसका नाम विजयनगर था। चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म ग्रंथों का प्रतियां
प्रतियां प्राप्त करने के लिए भारत आया था। तो चीन त्रिहिंसांग बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए भारत आया था। विश्व के 7 आश्चर्यजनक इमारतों में ताजमहल शामिल है। अधोलिखित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार थी। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। अगला पॉइंट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। अगला पॉइंट है किस देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे? अगला पॉइंट है शिवाजी के समय सूबेदार किस क्षेत्र विशेष की सेनापति प्रतिनिधि को कहा जाता है? अगला पॉइंट है भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी या इंडो यूनानी ने जारी किया। अगला पॉइंट है भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। अगला पॉइंट है अफ्रीका यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया। अगला पॉइंट है मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। अगला पॉइंट है तैमूर खां का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस एक्सियन प्रदेश में के केस नामक स्थान पर हुआ था। दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य 1398 में स्थापित किया। तो आप लोगों का इतिहास यहीं पर समाप्त होता। तैमूर वंश पे मंगोल वंश के बारे में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसी कारण हम आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।